चल, पिछले क्लास में ट्रायंगल से रिलेटेड बातें हमने की थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बताई थी। दो चीज़ें और बता के फिर सर्कल्स में ले जाऊंगा, ठीक है। अभी दो चीज़ें कल की क्लास में रह गई थी, मैं भी थक गया था, तू भी थोड़ा थक गया था। तो पहले वो दो चीज़ें जो बची हुई हैं उनको पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये दो चीज़ें क्या है? दो फॉर्मूलाज हैं जो तेरे पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। एक तो ये वाला, ये काफ़ी बार आया हुआ है तेरे पेपर में, ये तूने एनडीए में भी पढ़ा था एक बार। क्या होता है फॉर्मूला के अंदर? जैसे ये ट्रायंगल है ए सी बी, राइट एंगल एट सी। अब एंगल ए के अपोजिट वाला साइड है स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट वाला साइड है स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट वाला साइड है स्मॉल सी। अब तूने क्या किया, यहाँ इस सी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इसका लेंथ तुझे दिया होगा क्वेश्चन में, या तुझे पता है पी है। तो इन चारों के बीच दो रिलेशन होते हैं। रिलेशन नंबर वन, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसमें से सी क्या है? हाइपोटेनियस की लेंथ। ए और बी हो गया तेरा परपेंडिकुलर एंड बेस, एंड पी इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 90 डिग्री वर्टेक्स टू हाइपोटेनियस। दूसरा रिलेशन जो आता है वो है 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आया था, उसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले तो बताओ, जहाँ से ट्रायंगल को तुम देख रहे हो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए सी बी? जहाँ से तू देख रहा है वहाँ से बता। हाफ ए बी। लेकिन मान ले तुझे मैं वहाँ खड़ा कर दूँ उस लाइट के ऊपर, और फिर बोलूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया, तब तुझे ये तो विजिबल होगा नहीं। तुझे क्या विजिबल होगा? ये बेस और ये परपेंडिकुलर, हाफ पी सी। हाफ पी सी ना, हाफ बेस इंटू हाइट ना। बेस तेरा हो गया सी, और ये पी। लेकिन दोनों सेम ट्रायंगल के एरियाज हैं, तो दोनों को इक्वल कर दे, हाफ हाफ काटा। पहला प्रूफ हो गया पी सी इक्वल्स टू ए बी। अब दूसरे प्रूफ को करने के लिए पी को अलग कर दे बिल्कुल, सी को भेज दे वहाँ। बट तेरे पास 1/p का ऑप्शन है, तो इसको 1/p करेगा तो ये c/a भी बन जाएगा। अब कर दे इसकी स्क्वायरिंग, क्योंकि 1/p² चाहिए। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा c² और यहाँ आ जाएगा a²b²। अब 1/p² को तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन ये जो c² है, अगर उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो वो क्या हो जाता है? a² प्लस b²। तो यहाँ पे लिख देंगे a² प्लस b² अपॉन में a²b²। अब जरा सोच के बता, क्या नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा? क्योंकि हम इसको जैसे ही अलग अलग करेंगे, सबसे पहले ऐसे ऐसे अलग करेंगे तो a² कट के 1/b², और जब यूं काटेंगे तो b² कट के 1/a²। प्रूफ हो गया। तो एक तो बाकी, तो ये प्रूफ मत लिख, खाली कंसेप्ट लिख। मैं इसमें क्वेश्चन तुझे देता हूँ, उसको जरूर करके दिखाना, कि वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ये कंसेप्ट एज अ क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एज अ न्यूमेरल वैल्यू लेके क्वेश्चन बना के आएगा। तो मैं तुझे वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये तो तुझे याद हो जाएगा। वो दोनों लिख ले, और याद रखना कि कौन सी चीज़ क्या है, वो फिगर में मेंशन किया हुआ है कौन सी चीज़ क्या है। डन? करेगा क्वेश्चन फिर? लिख। क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए, और साथ में दिए रखा है ए बी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ए बी की लेंथ है 3 यूनिट्स। ए सी इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तुझे फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। मैं इसका फिगर भी बना दूंगा और साथ में ऑप्शंस भी दे दूंगा, बस तुझे सही आंसर बताना है क्या है। जो भी आंसर्स हैं दे आर इन स्क्वायर यूनिट्स।
चल स्टार्ट कर ले। कोई टाइमर नहीं लगा रहा क्योंकि थ्योरी करनी है आज की क्लास में ना, तो एक क्वेश्चन के लिए क्या टाइमर लगाऊंगा, बट फिर भी कोशिश कर 2 मिनट के अंदर करने का। फिगर तूने बना लिया, देख ली, यही है फिगर। इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, बट आई थिंक वो रिलेशन जो बताया उससे तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेगा। तो ये एरिया निकालना है ट्रायंगल एबीडी का, ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी वी हैव टू कैलकुलेट, उसके ऑप्शन दिए हुए। नहीं, फंस गया, छोड़, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो कि बिना किसी डाउट के तेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 5 होगा, वो तूने कर लिया होगा। अब ऐसा करते हैं, जो भी हमने सीखा है उसको लगाते हैं। उससे क्या होगा, हमें एडी की लेंथ मिल जाएगी जो कि उस फिगर में पी का काम कर रही थी। जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो लेंथ है वो पी है। तो पी सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज 12। तो इससे तुझे पी की लेंथ मिल गई 12/5, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, लेकिन ये निकाले बिना तो आंसर तक भी नहीं पहुंच सकता। अब ध्यान से देख, ये जो ट्रायंगल जिसका एरिया निकालना है उसमें डी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बेस और ये हाइट का काम करेगा। बेस तो तुझे मिल चुका है, हाइट पता नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 3 वाली साइड जो है वो तेरा हाइपोटेनियस का काम करेगी। तो 3² माइनस 144/25 पूरे का जो अंडर रूट होगा दैट विल बी योर बी डी। अब 3² 9 होता है, 25 इंटू 9 225 होता है, माइनस 144/25 पूरे का अंडर रूट विल गिव यू बी डी। इसको माइनस करते ही 81 आ जाएगा, 81/25 का अंडर रूट इज योर बी डी, जो कि 9 और 5 का होता है, तो 9/5 आ गया तेरा बी डी का लेंथ। अब हम लोग मूव करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की तरफ, जिसका फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट के हिसाब से हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी। बी डी अभी तूने निकाला है, दैट इज 9/5, और ए डी तूने पहले स्टेप में ही निकाल लिया था, दैट वाज 12/5। 2 इसको काटेगा 6 में, 9 6 54/5 इंटू 5 25 आंसर करेगा। आ गया, समझ में आ गया, हाँ या ना? एक रिजल्ट और है वो भी दे देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तेरे पेपर में कई बार, उसी को फॉर्मूला बना दिया है मैंने। चौथा फॉर्मूला, तेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें तूने क्या किया, बी सी साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड किया। इसके बारे में हमने कल बात की थी वैसे, कि दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं कर रहे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है इसका बाइसेक्टर, दैट इज सपोज सी डी, और ए बी सी का बाइसेक्टर, दोनों को मीट करा देंगे डी पॉइंट पे। मतलब ए बी सी का इंटरनल बाइसेक्टर और ए सी ई का बाइसेक्टर, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर, दोनों मीट कर रहे हैं एट पॉइंट डी। क्वेश्चन आता है तेरे पेपर में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स। ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तुझे,
एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। दूसरा ऑप्शन होगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी डी सी। या फिर दिया होगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी डी सी। या फिर डी ऑप्शन एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी डी सी। क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है पेपर में। अब मान लो ये क्वेश्चन मुझे करने के लिए दे रहा हूँ, तेरे पास दो ही इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन कि एबीसी ट्रायंगल में तूने बीसी साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड किया, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया, उसका तूने बाइसेक्टर बनाया जो कि डी पॉइंट पे खत्म हो रहा है, और एंगल बी जो था तेरा इंटीरियर एंगल, उसका बाइसेक्टर को निकाल के वहीं डी पे चिपका दिया। तो अब जो वो दो एंगल है, एक बीडीसी और बीएससी, उनमें रिलेशन बताना है। क्वेश्चन को करना जरूर, ठीक है, ट्राई कर ले। पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं कई बार। एनी गेस? गेस तो चल मत करना इस तरह के क्वेश्चन में। क्या लगता है तुझे? बीएससी का बीडीसी के साथ रिलेशन बताना है। चल छोड़ दे, गोली मार। कभी, हाँ सुन, कभी भी ऐसे क्वेश्चन से फंस जाओ ना, तो आगे से प्रूफ करने की हड़बड़ी मत कर, ना कोशिश कर, वैल्यू दे। अब मैं इसी क्वेश्चन को बनाऊंगा वैल्यू से, और देख कितना जल्दी आंसर आएगा। ये तरीका जरूर सीख लेना। ऐसा ट्रायंगल पकड़ जिसका कोई भी एंगल आपस में इक्वल ना हो। मैं एक पॉसिबल चॉइस तुझे दे देता हूँ, 30, 70, 80। ये तो काम कर लेगा तू। इसका मतलब है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 100 डिग्री का होगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ है कि तूने एसी का बाइसेक्टर को मीट कराया है डी पे, और इधर से जो एक बाइसेक्टर गया है ये भी डी पे मीट किया है। तो अगर यहाँ से बाइसेक्टर गया है तो ये एंगल 35 का हो गया, और यहाँ से बाइसेक्टर गया है तो ये एंगल 50 का हो जाएगा। अब देख ध्यान से, बीडीसी ट्रायंगल में ये छोटा वाला पार्ट हो गया तेरा 35 का, ये पूरा मिला के 130, तो 130 और 35 जोड़ने पे बनेंगे 165। तो क्या ये तेरा तीसरा वाला जो एंगल है वो 15 डिग्री का हो जाएगा। अब बता, बीडीसी इसका डबल हुआ? कौन सा आंसर सही है बताओ? हाँ, एंगल बी एस सी इज 2BDC। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आगे से इस तरीके से करना। हाँ, वो तो एंगल से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू लेके ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा देना आगे से, ठीक है ना। अच्छा तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, वीडियो में देख लेना एक बार फिर से। आप चलेंगे सर्कल्स की तरफ। सर्कल आज जब मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो बच्चे बोले सर आप ऐसी थ्योरम बता दो, हम लोग को देखते हैं हम लोग को कितना मालूम है। तो मैंने उनसे पूछा, वो बताते चले गए कोई थ्योरम, ज़्यादा ही मेहनत नहीं पड़ी। लास्ट के 2-3 थ्योरम्स नहीं बता पाए थे, तो तेरे साथ भी थोड़ा सा रैंडम करवाता हूँ, उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, उससे बेटर रहेगा। तो सबसे पहले तो सर्कल का सबसे पहला थ्योरम जो तूने क्लास 7th में पढ़ा था,
कोई भी सर्कल में ये जो लाइन तूने ड्रॉ की इसको कॉर्ड भी बोलते हैं, कई बार सेगमेंट भी बोलते हैं। सपोज कर ले इस सेगमेंट की नेमिंग मैंने कर दी ए बी, और यहाँ 2 पॉइंट्स ले लिया सी और डी, और सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को एक बार सी के साथ जोड़ दिया, एक बार डी के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म हो गए। अब ये बताओ क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, या ये इससे बड़ा होगा या ये इससे बड़ा होगा, या देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन द टू? मतलब 7th क्लास ठीक से नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि 7th क्लास में पहला थ्योरम ही जो था वो कहता है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। हाँ, होगा नहीं, ये है, ये तुम्हारा थ्योरम कहता है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे तुझे ये एंगल और ये एंगल, मान ले ये 30 देके यहाँ 30 की जरूरत पड़े दिखना, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं होगा, उसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बट ये चीज़ बाय श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी बिकॉज दे आर ऑन द सेम सेगमेंट, और वो सेगमेंट क्या है, ए बी। अब यहीं से इसी का एक एक्सटेंडेड केस था कि सपोज कर ले ये रहा तेरा, इसको क्या बोलते हैं, सपोज यही ए बी अभी उठ के वहाँ तक पहुँच गया सेमी सर्कल, और वो ए बी जो है वो डायमीटर है। तो अब तू कहीं पे भी पॉइंट ले ले सेमी सर्कल के ऊपर में, और फिर उसको एक एक करके दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर से ज्वाइन कर, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू सब ले लिया मैंने, इसको ज्वाइन कर, इसको ज्वाइन कर, इसको ज्वाइन कर, ये सारे के सारे इक्वल 90 डिग्री होंगे। तो ये उसी का एक स्पेशल केस हो गया कि अगर वही लाइन बढ़ते बढ़ते जाके डायमीटर बन जाए तो सारे एंगल्स इक्वल तो होंगे ही एज पर दिस थ्योरम, लेकिन ये सब हाँ, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड एंड प्लस एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, याद रहेगा। हाँ, 7th क्लास में यही 2 थ्योरम थे। अब चलते हैं 8th क्लास में। क्लास 8 का सबसे पहला थ्योरम जो कि हम लोग ऑलरेडी कुछ जगह यूज कर चुके हैं, सर्कल का सेंटर है, एक कॉर्ड है, और तूने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कॉर्ड के ऊपर में। तो अगर तूने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इट विल डेफिनेटली बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन इट विल डेफिनेटली बाइसेक्ट इट, दैट मीन्स ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। या सेंटर से कोई लाइन आके अगर एक कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू कॉर्ड होगी। सेकेंड थ्योरम था कि सपोज कर लो एक सर्कल है और उसके अंदर 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स के लेंथ आपस में इक्वल है, तो इसके लिए 2 बातें हमेशा ट्रू होंगी। पहली चीज कि ये सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगा। हाँ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी विल बी ऑलवेज इक्वल। नहीं, अभी एक सेकेंड। और दूसरा इसका उल्टा क्या होगा कि अगर 2 कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। इसी से एक और थ्योरम क्या निकलता है कि अगर 2 कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो सेंटर से इसका डिस्टेंस नहीं, सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, दैट वर्ड शुड बी ऑलवेज मेंशन्ड। नहीं तो हम लोग कोई भी डिस्टेंस लगा देंगे, बोलेंगे इक्वल होगा, नहीं, ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ओ एम is perpendicular to CD and ON is perpendicular to AB, तो फिर ये श्योर है कि OM will be equals to ON। अब बताओ ये सब लिखेगा या याद रहेगा? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन दूंगा इसके बाद इमीडिएट, ठीक है ना? तो इन सबको ध्यान से समझते रहो। क्या हुई? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी एक थ्योरम था कि मान ले 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब दोज पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो जब भी तू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेगा तो एक ट्रायंगल तो बनना ही बनना है। और कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मैंने एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दिखा दिए तो इन तीनों के लिए मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। कल इसका तरीका बताया था मैंने। और यहाँ से एक और, तो ये तीनों कहीं ना कहीं मीट करेंगे और वहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन कर दें इन तीनों को तो सेम रहेगा। तो सर्कल एक कितना बना, एक ही बनेगा इनके ऊपर से। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरम। अच्छा, एक थ्योरम ये था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। दैट मीन्स दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम 180, एंगल बी और एंगल डी का सम 180। दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, एक और प्यारा थ्योरम जो कि हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कि सपोज कर ले एक सर्कल है और इसके ऊपर तूने एक आर्क पकड़ लिया ए बी,
और उसको सबसे पहले ज्वाइन किया तूने सेंटर के साथ, और फिर सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया P, उसको भी आर्क के एंड पॉइंट से ज्वाइन किया। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? दोनों बराबर होंगे। क्या कौन सा बड़ा होगा ये सिर्फ बता, बाकी सब रहने दे। कितना बड़ा होगा? ट्वाइस। ये हमेशा याद रखना। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बने हुए एंगल का डबल होगा। इतनी बातें क्लास 8। उसके बाद 9th और 10th में तेरे पास में टेंजेंट्स आ गए थे। टेंजेंट के बारे में क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। तेरे पास अगर एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो एक पॉइंट से एक सर्कल के लिए कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शंस में दिया होगा 0, 1, 2, इन्फानाइटली मेनी। सोच समझ के इसका आंसर देना कि अगर एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो उस पॉइंट से उस सर्कल के लिए कितने टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। तो जो आंसर आ रहा है समझ में, उसका पूछ रहा है, बता रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ई ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो अपनी मर्जी से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अनलेस और अनटिल ही मेंशन दैट द पॉइंट इज ऑन आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, या फिर इनसाइड। PQR 3 पॉइंट ले लेते हैं, इनसाइड ले सकते हैं पॉइंट। अब इस केस में कितने? हाँ, इस केस में तेरा आंसर हो जाएगा 0, इस केस में आंसर हो जाएगा 1, और इसमें 2। इन्फाइनाइटली मैनी कभी नहीं होता। ये रहा एक, ये रहा दूसरा। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसी फिगर से रिलेटेड थ्योरम्स होते हैं कि अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल के लिए, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा आपस में इक्वल होगी। दैट मीन्स PA इज ऑलवेज इक्वल्स टू PB। थ्योरम होता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। सेंटर से अगर तुम इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो यू विल फाइंड इट टू बी परपेंडिकुलर टू रेडियस। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग बोलेंगे A एंड B को। तीसरा थ्योरम कि जिस पॉइंट से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, अगर उसको हम लोग सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो तुमने बनाई है ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। दैट मीन्स एंगल AP, हाँ, एंगल APO विल बी इक्वल्स टू एंगल BPO। ये 3 थ्योरम दिमाग के अंदर रखना ही रखना है। वैसे तुम्हें मालूम ही था, 2 मालूम था, वो शायद एक्स्ट्रा चला गया तेरा। समझ में आ गया? अब आते हैं अगले थ्योरम में। सपोज कर ले तेरे पास 2 कॉर्ड है जो कि एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AB और CD दोनों कॉर्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P इंटरनली, और फिर यही दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट P। इन बोथ द केसेस सेम रिलेशन मिलेगा दोनों केस के लिए, एंड दैट रिलेशन इज AP इंटू PB इज इक्वल्स टू CP इंटू PD। AP इंटू PB, CP इंटू PD। मैं प्रूफ कर देता हूं ताकि उसके लिए तुझे प्रूफ ना करना पड़े। इसको ज्वाइन कर दें। 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट। इसको ज्वाइन अगर कर देता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया बिकॉज ऑफ सेगमेंट थ्योरम, और ये भी उसी वजह से। तीसरा एंगल जो बच गया वो तो इक्वल होना ही होना है। तो तूने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया है, सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उनका रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, कल ही हमने डिस्कस किया था ये चीज। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो यू हैव टू राइट रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। AP के लिए होगा PD और CP के लिए होगा PB, क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे वो उसमें भी सेम तरीके से प्रूफ हो जाएगा। हाँ, अब काम कैसे आएगा वो तुझे कैसे देगा क्वेश्चन, ऐसे दे देगा, ये दे देगा x-2, ये दे देगा 2x + 4, ये दे देगा 3x - 6, ये दे देगा x + 3, और पूछेगा व्हाट इज AP। अब AP को गलती से तू टेंजेंट मत समझ लेना। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करता है। ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है वो उसको सिकेंड बोलते हैं पहली बात तो इसमें तो स्टार्ट कैसे करेगा, यू नो दिस रिलेशन
तो ये थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो पहले ये वाला फिगर बना के देख लेना। AP इंटू पीबी मतलब होगा क्या, AP क्या है अपना पूरा लेंथ 3x प्लस 2 इंटू पीबी दैट इज x माइनस 2। एक साइड बन गया, दूसरी साइड में एक और ऐसे ही आ जाएगा, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। और दो वैल्यूज अगर आ गई तो पुट कर करके देखेंगे, कोई ना कोई साइड नेगेटिव या जीरो हो रहा होगा, उसको हटा के दूसरे वाले को रखेंगे, आंसर आ गया। क्लियर है, याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन करने को। तो लिख, फिर इसको नोट डाउन कर ले, ओनली द रिजल्ट पार्ट नोट दिस डेफिनेशन, वो लिखने की जरूरत नहीं। डन। अच्छा, एक और थ्योरम है बहुत प्यारा सा, वो तूने नहीं देखा होगा पहले, नया लगेगा वो भी। सपोज कर ले ये एक सर्कल है, ये है पॉइंट P, यहाँ से तूने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट इसको T पॉइंट में टच कर रहा है, और फिर तूने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स में टच कर रहा है, A एंड B। तो PT को हम लोग नाम देंगे कि PT इज माई टेंजेंट, और PAB जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे इट इज माई सीकेंट। तो PT और PAB के अंदर रिलेशन बनता है PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। ये पूरा का पूरा तो लिख जा, इसमें सोच मत कुछ। PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। नाम है उसका सेकंड, ठीक है ना, आ गया समझ में। अच्छा, दो तीन थ्योरम ऐसे होते हैं जो कि तुझे हमेशा याद रखने हैं, क्वेश्चन में कभी भी यूज होगा तो ये बताएगा नहीं वो। थ्योरम नंबर 1, अगर मान ले तेरे पास दो ट्रायंगल हैं जिनका सेम बेस है और जो सेम पैरेलल्स के बीच में है, जैसे इस फिगर में देख ABC और DBC, ये दोनों सेम बेस BC के ऊपर हैं और सेम पैरेलल, सपोज कर ले ये L है, L और BC दोनों पैरेलल हैं, तो हमेशा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। थ्योरम क्या है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहाँ पे सेम बेस की जगह कौन काम कर रहा है, तो वो तो नाम ही जब तू देखेगा तो उसमें दिख रहा होगा BC इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, तो से दैट इज द सेम बेस, और सेम पैरेलल है तेरा L इज पैरेलल टू BC। अब इसी तरीके से दो पैरेललोग्राम है, इसकी नेमिंग कर रहा हूं मैं ABCD और दूसरे वाले की BCEF। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ABCD और BCEF दोनों सेम बेस के ऊपर में, दैट इज BC, और सेम पैरेलल्स कौन कौन से हुए, AE एंड BC। तो हम लोग सीधा यहाँ पे बोलेंगे कि इस केस में भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF। याद रहेगा, हाँ, सेम बेस और सेम पैरेलल। सेम बेस कौन सा है यहाँ पे, BC है, और सेम पैरेलल कौन से हैं, तो वो तुम्हारा AE एंड BC है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है अगर। अच्छा, अब दोनों को मिक्स कर दो। अब सोचो कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रायंगल है और एक ऐसे पैरेललोग्राम है, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो हमेशा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ABC विल बिकम इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ, PCED। ठीक है, ये भी याद रहेगा, हाँ डेरिवेशन भी याद है क्योंकि हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो याद। लेकिन ये क्वेश्चन में जब यूज़ करना होगा तब खाली ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अब थोड़ा सा रह गया है क्वाड्रिलेटरल का पार्ट,
ठीक है, बट उससे पहले एक केस और है, वो मैं बता देता हूँ। मान ले दो सर्कल्स मुझे ड्रॉ करने में, कितने तरीके से बना सकता हूँ? देख, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। फिगर तो नहीं देगा तुझे वहाँ पे ना, कुछ और देगा। ये एक्चुअली तेरा थोड़ा सा उधर चले जा रहा है, एनडीए में पढ़ा था हमने। और एक ये वाला, सबके नाम तो डिफाइन कर सकता है। जैसे इसको बोलते हैं टचिंग सर्कल, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो होगा क्या, वो तुझे इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ फर्स्ट केस में, टचिंग सर्कल के केस में क्या होने वाला है, इफ़ यू विल सी द फिगर तो आराम से तू बता देगा। टचिंग सर्कल के केस में सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो दोनों सर्कल के रेडियस के सम के बराबर होता है। और इस केस में टोटल टेंजेंट्स जो पॉसिबल हैं दैट इज 1, 2 एंड 3। तो ये जो दो टेंजेंट्स तूने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक टेंजेंट जो इधर से निकाला है उसको बोलते हैं टीसीटी, दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इनका ना लेंथ पूछता है। एनडीए में क्या होता है, हाँ लेंथ पूछता है, फॉर्मूला दे दूंगा वो तो समझ में आ जाएगा। एनडीए में क्या होता था ना, सर्कल की इक्वेशन देके वो पूछता था कि इसमें कितने टेंजेंट्स होंगे। तो उसमें हम लोग पहले क्या करते थे, सेंटर निकालते थे। याद है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी, सर्कल की इक्वेशन माइनस जी माइनस एफ से। यहाँ ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वो तुझे क्या करेगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस देगा, दोनों सर्कल का रेडियस। हाँ 11-12 में यहाँ है हम लोग का, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे देगा, दोनों सर्कल का रेडियस दे देगा। तुझे खुद डिसाइड करना है कि कौन सा केस है। तो वहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो तुझे पूछ देगा कितने डीसीटी है या कितने टीसीटी है। तो डीसीटी 2 है, टीसीटी 1 है। इसको बोलते हैं नॉन टचिंग सर्कल। इसमें भी सेम चीजें ही तुझे दी होंगी। अब ये रिलेशन तुझे खुद बताना है। सपोज कर ले ये है तेरा C1, ये है तेरा C2, ये है छोटा r, ये है बड़ा R। तो इसमें क्या लगता है, क्या रिलेशन होगा C1 C2 का विथ R प्लस R? क्या C1 C2 बड़ा होगा या R प्लस R बड़ा होगा? देख के बता। सेंटर के बीच का डिस्टेंस बड़ा होगा या दोनों रेडियस का सम बड़ा होगा? बस, तो ये जैसे ही तूने देखा कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से बड़ा आ गया, तो इस केस में हम लोग का नॉन टचिंग सर्कल है। इसमें कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे 4। 2 हो गए तेरे डीसीटी, और 20 से 2 निकालेगा ऐसे ऐसे करके, इसको हम लोग बोलेंगे टीसीटी। इस केस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल, क्योंकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रहा C1, ये रहा C2, इसको ऐसे ज्वाइन कर, ये छोटा r, इसको ज्वाइन कर बड़ा r, इसको नहीं एक सेकंड, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगेगी। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है, और दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। और कैपिटल R ले ले, इसको मॉडुलस में डाल दे। अरे दो साइड का सम, हाँ मॉडुलस में डाल दिया, और क्या, तो नहीं तो R माइनस R लिख दे, कोई दिक्कत है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। इसमें बता कितने टेंजेंट्स होंगे टोटल? 2। इसमें सिर्फ 2 टीसीटी ही होगा। हाँ 2 डीसीटी खाली, नो टीसीटी। इस क्वेश्चन में सिर्फ डीसीटी मिलेंगे, वो भी 2, नो टीसीटी। इसका कोई नाम नहीं होता, इसको सीधा बोलेंगे 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इसमें रिलेशन बना ले, सोच ले, ये C1 है और ये C2 है, ये छोटा r है और यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा R है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि C1 C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस R माइनस R के बराबर, बड़े R में से छोटा R माइनस C1 C2 आ गया। इस केस में एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, ओनली वन टेंजेंट, दैट्स वो कुछ भी नहीं है। उसको ना डीसीटी बोलेंगे ना टीसीटी बोलेंगे। ये इसमें 0, क्योंकि कंसंट्रिक है। कंसंट्रिक का केस वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रिक देगा तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो खत्म ही हो गया, क्योंकि दोनों का सेंटर कोइंसाइड करता है। बाकी ये छोटा R बड़ा R, ये बात, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें 0 टेंजेंट होंगे। और जो आखिरी केस है, इसमें एक सर्कल दूसरे के अंदर है, दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, दोनों के सेंटर भी अलग अलग है, बड़ा R छोटा R। तो इसमें क्या होगा, C1 C2 इज लेस देन R माइनस R, मॉडुलस में। इस केस में भी 0 टेंजेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है तेरे से ना, ये भी नहीं पूछेगा, वो सीधा पूछेगा एक चीज, डीसीटी की लेंथ क्या होगी, टीसीटी की लेंथ क्या होगी, बदले में C1 C2 और RR दे देगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बस उतना याद रख ले, उसको लिख ले बेशक। लेंथ ऑफ डीसीटी जब निकाल रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, अंडर रूट का C1 C2 स्क्वायर माइनस
आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और जब तू लेंथ ऑफ टीसीटी निकाल रहा है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो फॉर्मूला में सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, C1 C2 स्क्वायर रहेगा, माइनस भी रहेगा, लेकिन यहां बन जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। एक में डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर लेना है और सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से माइनस करना है। माइनस किस केस में करना है? डीसीटी के केस में। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में प्लस करना है दोनों रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर 5 दिया, उसका स्क्वायर कर ले, 25 हो गया, उतना है बस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेना। इस पे क्वेश्चन जो देखा गया वो इस फॉर्मूला के ऊपर ही पूछा जाता है। वो तुझे दे देगा केस, वो भी जरूरत नहीं है, कॉमन टेंजेंट्स पूछता नहीं, एक्चुअली लेंथ पूछता है उनका, तो लेंथ का फॉर्मूला याद रखना बस। गलत, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, उसमें तो कोई बड़ा छोटा लेना है बस, उसमें तो कुछ करना ही नहीं ना। नंबर ऑफ टेंजेंट्स वाला क्वेश्चन तुम्हारा बनता ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, उसमें बनता था। करें कुछ क्वेश्चंस? चलो 4-5 क्वेश्चन मैंने वहाँ करवाए थे, वही 4-5 तुझे भी करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि वहाँ पे किसी ने भी नहीं किया था, वो तुझे दे रहा हूँ, ठीक है? जितने चीज़ें आज बताई हैं उन्हीं से रिलेटेड, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। बस इतना अगर तेरे दिमाग में बैठ गया तो सब कुछ ठीक है, और वही तो मुश्किल है। लिख, क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए सर्कल थ्रू बी, a circle through B touches AC at D, touches AC at D and intersects AB, and intersects AB at P. If D is the midpoint of AC, if D is the midpoint of AC, देन के बाद वो तेरे से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब तू क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, मैं ऑप्शन तो यहाँ पे लिख दूंगा। ए बी और एपी के बीच का रिलेशन मांग रहा है, तो ये ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट कर, फिगर ड्रॉ करना एंड जस्ट चेक कि किस थ्योरम से ये क्वेश्चन बढ़ सकता है आगे। इस थ्योरम आइडेंटिफाई करना ही सबसे मेन चीज़ है। जैसे ही तू फिगर बनाएगा तुझे उसके अंदर आज के क्लास का कोई एक थ्योरम दिखेगा, अगर तुझे समझ आया तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। ऑप्शंस मैंने लिख दी। क्या बनाया अभी कर? क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए बी और ए सी तो इक्वल है, तो तेरा फिगर ऐसा बनना चाहिए था। सबसे पहले तो दोनों को सेम दिखाना पड़ेगा, ए बी ए सी इक्वल है। सर्कल थ्रू बी, तेरा सर्कल थ्रू बी कहाँ आ गया? अच्छा, मैंने ट्रायंगल की नेमिंग ऐसे की है, मेरा सर्कल ऐसे निकलेगा। ऐसे, यही कह रहा है ना? ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है पी, ठीक है? अब तो चाहे तो जिस ओरिएंटेशन से बनाए, क्या इसके अंदर तो ये कुछ थ्योरम दिख रहा है? क्योंकि अगर वो दिख गया तो तेरा काम खत्म है। एक तो तुझे दो चीजें और दे दी है कि ए बी और ए सी इक्वल है इस क्वेश्चन में, और साथ में ये भी दे दिया कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट मीन्स एक्सटर्नल ये तेरा दोनों इक्वल है। अब इसमें ढूंढने की कोशिश कर वो थ्योरम जो मैंने अभी आज बताया है, वो दिखेगा तभी तेरा ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो वैसे ही बैठे रहेगा। फिगर तो बन गया किसी तरह से। हमने आज बहुत सारे थ्योरम्स अभी जल्दी जल्दी में पढ़े हैं, तो उसमें से कोई ऐसा थ्योरम जो तुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर है, ये वाला लग सकता है।
थोड़ा सोच ले, नहीं बता पाया तो मैं बताऊंगा, 1 मिनट का टाइम ले ले। सर्कल्स के थ्योरम जितने भी मैंने बताए थे बस उस पर फोकस करना, उसी से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, नॉट रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉर्ड, इसमें कॉर्ड कहाँ है बता, एक भी कॉर्ड है इसमें? बीपी, सिर्फ बीपी तो है कॉर्ड, और कहाँ कॉर्ड है? अच्छा मैं तुझे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से तूने एक टेंजेंट निकाला पी टी और एक सेकेंड निकाला ए बी, तुझे ये क्यों नहीं दिखा उसके अंदर मुझे बता। और यहाँ से हमने रिलेशन बनाया था पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। अब देख ये बताने के बाद ना ये क्वेश्चन तुझे अपने आप ही करना है, क्योंकि अगर ये नहीं बताता तो फिर मैं तुझे हेल्प करता। अब तू उसके अंदर वो चीज़ ढूंढ, उसमें इसको फिट कर, और फाइनली तुझे ए बी और ए पी के टर्म्स में आंसर्स को छोड़ना है, पहुंचा। 4 स्टेप है इसके बाद, इस चीज़ को देखना है, उसको अकॉर्डिंग उसको लिखना है, ये दोनों बातों का ध्यान रखना है, ए बी और ए सी इक्वल है। नहीं करेगा? हाँ कर। क्या लिखा पहले तूने इस थ्योरम के हिसाब से, उस फिगर को कैसे रिलेट किया? हाँ, ए बी इक्वल्स टू 4 AP आ रहा है, कैसे बता? इस फिगर के हिसाब से इसको फिट करना जरा। 16 करेगा फिर? चल अभी चुपचाप देख। अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका आंसर दे, इस थ्योरम को यहाँ पे कैसे अप्लाई किया तूने? ए पी इंटू पी भी कर दिया, वेरी गुड। ए पी इंटू पी भी कहाँ लिखा हुआ है? पी ए इंटू पी भी बोला है, एक ही बात हो गई। क्या गजब बात कर रहा है, मतलब तू आगे से बोले पी ए इंटू ए बी और पी ए इंटू पी बी सेम बात हो गई। थोड़ा सा भी इधर उधर क्या, खेल खत्म हो गया तेरा आंसर। क्या ए पी इंटू पी बी बोल रहा है ना, तो उस फिगर में बताना जरा। पी बी इंटू, गलत नहीं हो रहा है? तुझे मैंने बना के दे दिया है फिगर तेरे। ए पी इंटू, हाँ ये किसके इक्वल होगा? ए पी इंटू ए बी, ए डी स्क्वायर, राइट। अब देख तुझे क्वेश्चन में सिर्फ ए बी और ए पी को रखना है, इसको छोड़ के जो भी दिख रहा है सबको उड़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जगह तुझे लिखना पड़ेगा ए सी स्क्वायर बाई 4। अब ये तो समझ में आ गया होगा कैसे आया, 4, क्योंकि ए डी ए सी का आधा है ना। अब ए सी किसके इक्वल है? ए बी के। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, इस साइड को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे जहां पे भी ए सी दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दूंगा ए बी से, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 4। अब इसको काट, तेरा फाइनल आंसर आ गया ए बी इज इक्वल्स टू 4 AP। तो इसको जंप करके कहीं और जा रहा था, करेक्ट आंसर इज सी। अब अच्छी तरह से देख ले, नहीं आता है तो लिख ले, क्योंकि ये अब दोबारा तो मत करना, दोबारा जाके इसको नोट डाउन कर। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखा हुआ है मैंने पहले ही, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूँ। नया क्वेश्चन तो मिल जाएगा, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन सब है। हम्म, कौन सी वाली? मैंने सी डी एस का नहीं बनाया था पिछले बार, सी डी एस का पिछले बार बना ही नहीं इन्होंने।
वो ना पता है क्या देखा होगा तूने, उसका एनालिसिस किया गया था बाद में कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन पहले थे जिनके, उनको बाद में करना चाहिए था, ऐसे एनालिसिस वीडियो था, उसमें 2-3 टीचर एक साथ थे। ठीक है ना, तो तूने वो देखा था। उसको सॉल्यूशन मैं बना के गया था, बट उन्होंने बोला अरे सर आज रहने दो आप, इंग्लिश का करना है, सर ने बोला ऐसे करके, मेरा हुआ ही नहीं था उस दिन। हाँ बस बस वो इंग्लिश पे कर दिए, बोले मैथ्स रहने दो कोई बात नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर मैं पूरा का पूरा तुझे बना के दिखा रहा हूँ। फिगर में ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये ए बी को एक्सटेंड किया गया है पी तक, ए डी को एक्सटेंड किया गया है क्यू तक, दोनों को मीट कराया सी पे। ये एंगल है वाई, ये एंगल है एक्स, ये एंगल है जेड। बस इतना दिया है, और साथ में एक्स वाई जेड के बीच एक रिलेशन दे दिया है, x/3 इज इक्वल्स टू y/4 इज इक्वल्स टू z/5। और तुझे बोला गया है कि एक्स, वाई और जेड तीनों की वैल्यू बताओ कितना कितना। ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए थे वहाँ पे, तो ट्राई कर। जितनी बातें आज की क्लास में बताई उसी से रिलेटेड, कुछ बाहर नहीं है। ये रिलेशन दे रखा है, तो ये बदले में एक्स वाई जेड डिग्री कितने होंगे ये बताना है। फिगर तेरे सामने। चल तेरा टाइमर भी अब लगा देता हूँ मैं। हाँ भाई, ऑप्शन 3-3 एंगल मुझे लिखने पड़ेंगे फालतू का, और उससे कोई खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो जो तो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है वो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे ऑप्शन। मैंने तो क्या सोच रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल के इसको रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, वो चारों ऑप्शन कर रहे हैं, इसीलिए कोई फायदा नहीं है उसको देने का। नहीं है ना, वो तो 60 हो कैसे, सारे 60 कैसे हो सकते हैं। हाँ, वो तो वैसे ही ऑप्शन में कोई भी आंसर। नहीं नहीं, वो तो फिर ऐसा क्वेश्चन है कि तो ये दिया हुआ और सीधा एक्स वाई जेड निकालना, वो तो फिर अलग ही चीज़ हो गई ना। एंगल से रिलेटेड बातें कर रहा है वो। 2 मिनट का टाइमर है, 45 सेकंड हो गए तेरे बकवास आंसर में। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी एक बच्चे ने इसको सबसे पहले लिख दिया था एक्स, वेरी गुड। बट अब जल्दी जल्दी कर, अरे जैसे इसको टच करता हूँ टाइमर भाग के इधर आ जाता है। कुछ और दिमाग लगा। वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक मैं भी करता जब बताता तो। अब देख तू ही बताएगा। अब देख पता क्या, एक तरीका होता है कि मैं पूरा बताऊं, एक तरीका है कि तेरे से पूछ पूछ के करूंगा। ठीक है, बता ये एंगल कितना होगा, ये तुझे बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, कैसे 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 बता, तो कैसे हाँ, अब उसी तरह से बता ये एंगल कितना होगा। अच्छा, क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन? बस खेल खत्म हो गया। देख, इसको बोलते हैं पूछ पूछ के करना क्वेश्चन। तेरे से ही पूछ पूछ है, 180 हो गया। अब इस, हाँ वो गड़बड़ हो जाएगा ना तेरा, ये दोनों एंगल ऑपोजिट है और ये दोनों एंगल ऑपोजिट है। अच्छा, ये हो जाने के बाद इससे रिलेट करने के लिए के इक्वल कर दे इसको, तो सारे एक के टर्म्स में चले गए। एक्स की वैल्यू 3k है, मतलब ये 6k हो गया। वाई की वैल्यू 4k, मतलब ये 4k। जेड 5k, तो सबसे पहले तुझे वैल्यू मिल जाएगी के की। 6 4 5 को ऐड कर, 15k इक्वल्स टू 180, और 15 के टेबल में 180 आता है 12 में।
अब 12 किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 3k, तो 3 इंटू 12 कितना हो गया 36 डिग्री। सबसे पहले आ गया x 36 डिग्री। y निकालने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई कर 12 को 48, z निकालने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर 12 से 60। ये तो जो ऑप्शन में जाता। हाँ हाँ, यही तो कह रहा था ना कि जब तब बस 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 अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये उन्होंने कर लिया था तो ये मैं तेरे से एक्सपेक्ट करूंगा कि तू कर ले इसको। तो ये आ गया है वैसे। चल अगला क्वेश्चन है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये दिया हुआ है इसलिए मैंने रीड कर दिया। बाकी 2 पॉइंट्स लिया उसने, सी एंड डी, इसको इसको और इसको ज्वाइन कर दिया और साथ में ज्वाइन किया इसको। बस ये फिगर यहाँ कंप्लीट होता है। ये एंगल है 35 डिग्री का, ये एंगल है 75 डिग्री का, और ये तुझे पता है कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें वो दे चुका ऑलरेडी क्वेश्चन में। तुझे सिर्फ पूछा है फाइंड एंगल बी डी सी। मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका है क्वेश्चन में, खुद निकाल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं नहीं दूंगा, पहले बोल। बीडीसी एंगल तो देखने से ही ऑब्ट्यूज लग रहा है, कहाँ से 40 40 कर रहा तो बीडीसी निकालना है ना, बीडीसी। हाँ कैसे हो सकता है बे? हाँ हाँ हाँ, वन कॉल कैलकुलेट कर लेना। तेरा देख टाइम देख, 30 सेकंड रह गए, तो ऑप्शन में दूंगा ही नहीं तुझे ना, 30 सेकंड रह गया। छोड़, हाँ 2 मिनट निकल गया फालतू। अच्छा चल तेरे साथ ही करूंगा, तेरे साथ ही करूंगा, देख देख तेरे साथ ही हो जाएगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है। 130 ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल का तो भाई तो इतना देर क्यों लगा दिया, 15 डिग्री, इनको ऐड करके 50 और इनका अपोजिट में ये पूरा ही आएगा 130। खत्म है कहानी, क्या करना है। अच्छा अगला वाला करना, चल ठीक है, ये तेरा आ गया था आंसर लेकिन तूने आंसर दिया नहीं था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम, अरे तो तू 140 होता तो उसको मारता फिर। हाँ चल ठीक है, अगला जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, फिगर भी दिया हुआ है, फिगर भी बना दूंगा, एंड डी सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, डी सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इन गिवन फिगर। अब फिगर बना दे रहा हूं, एज इन गिवन फिगर। ये भी उसने किया हुआ था इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो मैं नहीं करता। अब वो तुझे सिर्फ सिंपल इतना देके सीधा पूछ रहा है फाइंड एंगल डी ए ई। चल मैं ऑप्शन दे देता हूँ तुझे, डी ए ई एंगल तुझे निकालना है। ऑप्शंस आर 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 22 एंड हाफ डिग्री। अब टाइमर स्टार्ट करो। इजी है वैसे ही क्वेश्चन। डी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एबीसीडी स्क्वायर है। बस स्टार्ट।
ये वाला एंगल DAE मतलब ये वाला एंगल छुटका वाला। कैसे? सही है, गुड। ये एंगल निकाला पहले, कितना आया? ये 90 और ये 60, तो ये मिला के हो गया पूरा 150 डिग्री। अच्छा, अब ये साइड और ये साइड तो इक्वल है तेरे, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो 150 का दो अपोजिट 15-15 में बटेगा, तो ये वही पूछा है, 15 यहाँ 15 यहाँ, बस खत्म। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बढ़िया आंसर दिया था, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। AB and CD are two parallel chords. AB and CD are two parallel chords such that AB equals to 6 centimeter and CD equals to 12 centimeter. Both the chords are on the same side of the center. Both the chords are on the same side of the center and distance between them is 3 centimeter. तुझे फाइंड करना है, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, उसके बाद टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन कर लेना, वहां पे कर लिया था बच्चे ने, इसलिए बोल रहा हूं। सब कुछ ध्यान से बनाना, फिगर तो तेरा बन जाएगा, बट उसके बाद जो सॉल्यूशन वाला है वो देखना है मुझे। स्टार्ट। करता हो जाता तेरे से ना, तो फिगर भी सही बनाया था, बट देन यू गिव अप इन द मिडिल। पेशेंस रखना है तुझे ना। इस क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। अभी फिलहाल उसने क्या बोला, सेम साइड, तो सेम साइड में तुझे दो कॉर्ड्स बनाने। अब ये तो बताने की अब जरूरत नहीं है कि AB ही 6 सेंटीमीटर का होगा और CD 12 सेंटीमीटर का होगा। इस क्वेश्चन को तू आगे तभी बढ़ा सकता है जब तू यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा दोनों के लिए। ये 90 डिग्री है तो इसको बाइसेक्ट करेगा और इसको भी बाइसेक्ट करेगा। ये टोटल 6 का था तो ये 3 में बढ़ जाएगा, ये टोटल 12 का था तो ये 6 में बढ़ जाएगा। अब एक छोटा सा काम करना था जो कि शायद तूने नहीं किया, दोनों के लिए रेडियस सेम रहने वाला है।
मतलब ये जो लाइन है ये भी रेडियस है, और ये जो लाइन है ये भी रेडियस है, और ये डिस्टेंस तुझे क्वेश्चन में दे रखा है 3 का। तो पहले देख ले फिगर, यही कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मैं एक छोटा सा काम करूंगा और आंसर रेडी हो जाएगा। देख, ये 6 है, हाँ अब देख ध्यान से, ये चीज हमें नहीं पता ना, तो इसको ले लेते हैं x। अब देखो, इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, जल्दी बता। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, हाँ। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तेजी से बता कि दूसरा वाला जो ट्रायंगल है तेरा, इन ट्रायंगल ओ एन ए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, ये वाला ट्रायंगल, हाँ। क्या बोला, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 9। क्या दोनों ही वैल्यू आर स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट करके x निकाल लेंगे, कर देते हैं, चलो इतना छोड़ेंगे क्यों। तो किसको इक्वेट करना है, 36 + x स्क्वायर को इक्वेट करना है 3 + x के होल स्क्वायर प्लस 9 के साथ। अब थोड़ा सा इसको खोला खोली कर ले, यहाँ पे है 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो क्या क्या कट गया देख ले, एक्स स्क्वायर गया, सबसे घटिया टर्म तो निकल ही गया। 9 9 18, इसको फेंक देगा यहाँ पे, 36 - 18 इज इक्वल्स टू 6x, 6x इज इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू आ गई 3। लेकिन ये फिर आंसर नहीं आया, इसको उठा के तो छोटे वाले इक्वेशन में पुट कर दे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36 + 3 का स्क्वायर दैट इज 9, आर स्क्वायर हो गया 45, गेस कर सकता है 3 इज डी। आर निकालेगा, √45 आ जाएगा। आया समझ में, आया। अलग अलग जान के वही फंस गया ना। अच्छा, इसी का एक वर्जन क्या हो सकता है कि दोनों अपोजिट साइड में रखते, सेम कंसेप्ट में चलना है, क्वेश्चन आता है उसके ऊपर भी, ठीक है, याद रहेगा। एक और क्वेश्चन लास्ट आज की क्लास का, अब तो ये कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन में तुझे एक फिगर दिया गया है, अब ये सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, पहले क्लियर कर दो, सर्कल का क्वेश्चन नहीं है ये, एक फिगर है तेरे पास में, पी क्यू आर एस और इसको बाहर तक एक्सटेंड करके टी, ये तीनों आपस में इक्वल है। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी एस क्यू एस एंड पी आर इक्वल, पहली चीज। और एक और चीज दी हुई है, एंगल टी पी आर मतलब ये एंगल 78 डिग्री का। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार वैल्यू चेंज करके आया हुआ है। तुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एंगल पी आर एस मतलब ये एंगल तुझे फाइंड करना है, बस। ऑप्शंस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। इसको डेफिनेटली करने की कोशिश करना, वहाँ कर लिया था बच्चों ने। 45 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री एंड 55 डिग्री। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्या क्या हुआ? छोड़ दे, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मेरे साथ ही कर। देख, सबसे पहली चीज, ये ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों को एक्स एक्स ले लें, ठीक है। ये लेकिन अलग ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट में जो है इनको ले ले वाई वाई। तो क्या मुझे एक रिलेशन मिल गया, x इज इक्वल्स टू 2y? कैसे मिला, बस ये बता दे। हाँ, क्यों नहीं लगा सकता? लग सकता है ना। अब सुन सुन, अब पूरा कर लेने दे। अब मुझे एक चीज़ बता, ये एंगल कितने का होगा, तू ही बताएगा। बहुत अच्छा। और इन तीनों का सम कितना होगा? दैट मीन्स 78 प्लस 180 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब देखो 180 गायब, और तेरे पास एक इक्वेशन रेडी हो गया, 78 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। अब तू पहले ये डिसाइड कर ले कि तुझे निकालना, हमें x निकालना है ना, तो हमें y को रिमूव करना है x के टर्म्स में। तो 78 को कुछ नहीं करेंगे, x को कुछ नहीं करेंगे। अब बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी? x/2 लिख ले यहाँ पे, अब सॉल्व भी तो करना है। 78 इज इक्वल्स टू 3x/2, 3 इसको काट देगा, कितने में काटेगा? 26 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 26 इंटू 2 होता है 52, होगा ऑप्शन में 52C। आया? हाँ, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन, अब तो देखो थ्योरी हो गया, बाकी क्लासेस इसी में क्वेश्चन हम लोग क्या करना। इसको भी एक्स कर दिया था। ओ, यहाँ लगा देता, क्वेश्चन खत्म हो जाता, तो इन दोनों को रिलेट नहीं कर पाया, इसीलिए फंस गया क्वेश्चन। ठीक है ना? हम्म हम्म अच्छा, ओके। तो ये रिलेशन निकाल लेता तो यहीं पे सॉल्व हो जाता, फिर तो x प्लस वाई इक्वल टू 78 करता, ये वैल्यू डाल देता, वैसे ही आ जाता आंसर। तब तो ये सब भी करने की क्या जरूरत है, अगर तो ये रिलेशन मिल जाता तो अभी क्या होता, x प्लस वाई, छोटा तरीका हो गया ये तो, x प्लस वाई इक्वल टू 78, हमने x इक्वल टू 2y किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x प्लस x/2 इक्वल टू 78, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये स्टेप यहाँ पे आया था। ठीक है, चल पॉज कर दे, खत्म कर उसका मतलब।